दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अपने एम्बिशंस हाई रखो, बड़े बड़े सपने देखो, थिंक बिग ऑलवेज, ऐसा हम लोग सुनते आए हैं। एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, सेम एज एवर। सेम एज एवर के राइटर है मॉर्गन हाउसेल, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बातें कहते हैं और काफी काउंटर इंट्यूटिव बातें कहते हैं। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब कि हमें पढ़ के लगता है यार ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो हमने नहीं सीखा है, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? तो थोड़ी गहराई से सोचने के बाद मैंने देखा कि बात एकदम गलत नहीं है। गौतम बुद्ध भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमारी दुखों का मूल एक्सपेक्टेशंस ही है, उम्मीद करना ही है। 20 साल पहले की एक घटना याद आती है। मैं पटना में एक जगह एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी से मिलने का मुझे मौका मिला, मैं गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि घोड़े को देखो, घोड़े को अगर तुम एक बोल चना अगर देते हो और रोज एक एक बोल ही देते हो और अगले 5 6 साल 10 साल तक देते आते हो, तो घोड़ा कभी दुखी नहीं होता, वो रोज खुश होता है और खुश ही रहता है, वो कभी शिकायत नहीं करता, उसको कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन तुमने कभी, 20 साल पहले की घटना है, तो उन्होंने कहा तुमने किसी इंसान को देखा है जो 5,000 कमाता हो, अगले 5 साल तक कमाता हो 5 ही हजार हर महीने, अगले 20 साल तक कमाता हो और खुश रहे? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। रुपए तो छोड़ो, इन्फ्लेशन की बात आ जाएगी। मान लो उसकी जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान 5,000 में जो उसको मिलता था उस समय, उतना ही रोटी कपड़ा मकान उसको सुविधाएं मिलती रहे अगले 10 या 20 साल तक, तो क्या वो खुश रहेगा? नहीं रहता है, क्योंकि आदमी, इंसान की उम्मीदें होती हैं। और ये ऑथर यहाँ कह रहा है कि उम्मीदें हैं तो समस्याएं। ये 1950s की एक बात करता है, यूएसए की। बेसिकली 30s में वहां रिसेशन था और 30 से 40 के बीच में उसका इफेक्ट था, यानी कि डिप्रेशन का माहौल था और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, कपड़े नहीं थे, लोग तबाह थे एक तरह से। फिर वो वार का पीरियड आ गया, 39 से 45 तक, तो 44-45 तक वो वार का इफेक्ट था। लेकिन इस बीच इन्वेंशंस भी बहुत हुए थे, जिसके नाते जब 50s का दशक आया तो अमेरिका काफी अच्छा हो चुका था इन द सेंस कि उसके पास टीवी आ चुका था, घरों में व्हीकल्स आ चुके थे, उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी जो उस समय उनकी जरूरतें थी। 30s में उसको प्रॉब्लम था कि काम नहीं है, और 50s में उसका प्रॉब्लम हो गया कि मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूं। और बाद में 50s के बाद वो एक प्लेटो सा आ गया, फिर वो दुखी रहने लगा, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करता था कि 1950s में वो कितने आराम से था और 60s में आके उसके जो नीड्स हैं वो पूरे हो चुके थे, नई चीजें नहीं आ रही थी। तो सवाल ये आता है कि क्या करें, उम्मीदें नहीं रखें? एक अपने एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। मेरा जन्म 1960s के अर्ली 63 में हुआ था। 70s में मुझे याद है, जो इक्का दुक्का इंसान दिखता था जिसके पास स्कूटर होता था, तो हमें लगता था ये आदमी धनी है, ये हमसे अलग है, क्योंकि हमारे पास साइकिलें होती थी। मैं दुर्गापुर में पला बड़ा हूँ, मिडिल क्लास नेबरहुड में, जहाँ मेरे फादर स्टील फैक्ट्री में नौकरी करते थे। अर्ली 70s में मैंने देखा जिनके पास स्कूटर होता था उनको अच्छा माना जाता था, बेटर माना जाता था। फिर 5 7 साल ऐसे गुजरे होंगे, फिर मैंने किसी को देखा, किसी के पास अगर कोई, उस समय हम बाइक नहीं बोलते थे, मोटरसाइकिल बोलते थे। मोटरसाइकिल है और राजदूत है, तो हम मानते थे कि ये उससे बेटर है, साइकिल वाले से बेटर स्कूटर वाला, इक्का दुक्का, और एक आध कहीं दिख जाता था वो मोटरसाइकिल वाला, वो और रिच है। फिर ऐसे करते करते 80s जब आया, अर्ली 80s, तो वहाँ के बहुत सारे लोग, पिताजी के ही दोस्त साथी अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड एम्बेसडर गाड़ी, जो अब बंद हो चुकी है, वो एम्बेसडर गाड़ी लेने लगे थे। तो वो और थोड़े रिच, मैंने दे हैड अराइव्ड, इस टाइप का उनका बर्ताव भी रहता था, और हम लोग समझते भी थे ऐसा ही। फिर आया अर्ली 80s के दौरान, 83-84 के समय आया वो टीवी का दौर आया, तो टीवी और 4 व्हीलर जिसके पास है वो थोड़ा और ज्यादा रिच लगने लगा। ऐसे करते करते 1990s में मारुति भी अपग्रेडेड होने लगी, ऑल्टोस वगैरह कुछ लोग लेने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे थे और हम एक तरह से दुखी होते जा रहे थे। हम उस दौड़ में, उस रैट रेस में शामिल होते जा रहे थे। हमारी भी चाहत होती थी, हमारी जैसे जो पिछड़े, जो जिनके पास मान लो ऑल्टो नहीं है, वो चाहते थे कि वो सेकेंड हैंड कार है तो मेरे पास हो, जिसके पास बाइक है वो 4 व्हीलर पर माइग्रेट करना चाहता था। 2010 तक आते आते क्या हुआ कि चाहतें बढ़ते बढ़ते अब मॉडल्स पे चली गई, कि हमें नहीं, मारुति तो ठीक है, अब लोग दूसरे ही मॉडल, जो और कंपनियां भी आ गई थी, हुंडई वगैरह आ गई थी, ये सब मॉडल्स रखना चाहते थे, एस्पिरेशंस उनके बढ़ गए। तो ये देखो, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ रहे थे, लेकिन हम दुखी इसलिए होते जा रहे थे, यानी हम हैप्पीनेस हमें नहीं इसलिए मिल रही थी क्योंकि हम कंपेयर कर रहे थे अपने पिछले पोजीशंस। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लो, खुशहाली कह लो, जो 80s में थी, उससे ज्यादा, उससे अधिक चीजें हमारे पास थी, लेकिन हम 2000 के दशक में हम उतने खुश नहीं थे।
तो क्या करें, उम्मीद करना छोड़ दें? देखो मेरे ख्याल से उम्मीद करना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उम्मीद मान लो इतना है और कोशिशें हमारी इतनी हैं तो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। उम्मीद हमारी इतनी है तो कोशिश अगर इतनी बड़ी अगर होगी जिसमें वो उम्मीदें समा सकें तो शायद हम खुश रह पाए। सोच के बताना। या मेरा सुझाव ये है कि अगर अपनी उम्मीदों से तुम्हें दुखी नहीं होना है तो अपने एफर्ट्स को बड़ा करो। सपने अगर देखते हो देखो, लेकिन एफर्ट्स बहुत बड़े रखो। मुझे याद आती है घटना, सर्गेई बुबका नाम का एक पुराने सोवियत यूनियन का पोल वॉल्ट का एथलीट था। पोल वॉल्ट समझते हो ना, ऊंचाई पे वो रॉड रहता है, उसको क्रॉस करके जाना होता है, एक खेल है। तो सर्गेई बुबका के नाम पे एक 35 साल का रिकॉर्ड है, 34-35 साल। फैक्चुअल एरर्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, चीजों बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये 35 साल कैसे रह पाया था, उसकी ये घटना है। वो अपने कोच के पास गया तो कोच से बोला कि भाई मैं क्या करूं कि मेरा रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर पाए। तो उसके कोच ने कहा कि तू एक काम कर, तू 1 सेंटीमीटर और मे बी 1 इंच होगा, आई डोंट नो, कहने का मतलब कि थोड़ा सा उसने कहा कि इतना अगर तू ऊपर और कूदता है तो तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। तो बोला 1 सेंटीमीटर क्यों, मैं अगर इसको 6 सेंटीमीटर कर दूं तो। फिर उसने 6 सेंटीमीटर पर प्रैक्टिस शुरू कर दिया और फिर वो 34-35 साल तक उस रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ पाया। कहने का मतलब ये है कि उम्मीद को उसने जस्ट क्रॉस करने तक नहीं रखा, उसने अपने एफर्ट को इतना बड़ा कर दिया कि जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके एफर्ट्स के अंदर ही रह गए। ये एक तरीका हो सकता है उम्मीदों को बीट करने का। सोच के देखना, नीचे कमेंट करना, फिर बात करेंगे।